प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं या विवाह के लिए लड़का लड़की की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से हमसे मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि यदि चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होगा। आप सब जानते हैं गुरु सौम्य ग्रह है, अच्छा फल देता है। लेकिन दर्शकों, गुरु यदि खराब भाव में बैठा हो, पाप ग्रह से युत हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, अपनी नीच राशि में हो तो खराब फल भी देता है। और द्वितीयेश और सप्तमेश हो तो मारक भी बनता है, शारीरिक कष्ट भी देता है, मृत्युवत कष्ट भी देता है। गुरु यदि खराब हो, द्वितीयेश या सप्तमेश हो, पाप ग्रह से युत दृष्ट हो, शुभ ग्रह की युति और दृष्टि न हो तो गुरु मृत्युवत कष्ट भी देता है। तो दर्शकों, वैसे तो गुरु सौम्य ग्रह है, शुभ फल देना चाहिए, लेकिन कब अच्छा फल देगा, कब खराब फल देगा, इसकी चर्चा हम आज यहाँ करेंगे। चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का हम विश्लेषण करें इससे पहले एक दर्शक ने प्रश्न पूछा है कि गुरुजी, यदि वृष लग्न की कुंडली में चंद्रमा, राहु और बृहस्पति लग्न में बैठे हों तो उसका क्या फल होगा। तो आइए देखते हैं। वृष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। जिस भी जातक की कुंडली है ये, उसमें चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, वृष लग्न है, गुरु राहु चंद्रमा साथ में बैठे हैं। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा तृतीयेश होकर के लग्न में उच्च राशि में अपनी बैठा हुआ है, गुरु अष्टमेश और एकादशेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, राहु वृष राशि में अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। महर्षि पाराशर वृष राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान मिथुन में उच्च का मानते हैं। तो अपनी उच्च राशि में राहु भी बैठा, चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में है, गुरु लेकिन अष्टमेश और एकादशेश है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो क्या यहाँ अच्छा फल मिलेगा। दर्शकों, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। पहले तो ये देखें कि महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों परम शत्रु हैं एक दूसरे के। राहु और चंद्रमा शत्रु होते हैं एक दूसरे के, नैसर्गिक शत्रु हैं, यहाँ तात्कालिक शत्रु भी हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा का राहु परम शत्रु है। राहु की अंतर्दशा है चंद्रमा की महादशा में, शुभ ग्रह साथ में बैठे हुए हैं, गुरु साथ में बैठा हुआ है, चंद्रमा भी शुभ है। अब कृष्ण पक्ष का अगर चंद्रमा है, क्षीण चंद्रमा है तो और भी ज़्यादा नुकसानदायक होगा, शुभ फल में कमी करेगा। लेकिन यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, बली चंद्रमा है तो अच्छा फल भी देगा। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, राहु उच्च का बैठा हुआ है, केंद्र में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है। यदि राहु केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, चंद्रमा की महादशा हो और चंद्रमा साथ में न हो, शुभ हो चंद्रमा लेकिन साथ में न हो, ऐसी स्थिति में राहु बहुत अच्छा फल नहीं देता। शुरुआत तो अच्छी होती है लेकिन अंत में हर प्रकार का कष्ट मिलता है जातक को। लेकिन यहाँ देखिए, राहु अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हुआ है, गुरु से युत है। ऐसी स्थिति में जातक राहु की अंतर्दशा में, चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा में उन्नति तो करेगा, विकास तो जातक का होगा, शुरुआत में बहुत तेज विकास होगा, लेकिन
अंत में धीरे धीरे जैसे जैसे एंड पॉइंट आएगा, लक्ष्य तक पहुँचते पहुँचते जातक जरूरी नहीं कि अपने लक्ष्य में सफल हो, क्योंकि चंद्रमा पाप फलप्रद है, गुरु भी पाप फलप्रद होकर यहाँ बैठा हुआ है। केतु की दृष्टि पड़ रही है, राहु अपनी उच्च राशि में है, परिश्रम अथक परिश्रम करेगा जातक, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% योगदान करेगा निश्चित रूप से, लेकिन कष्ट भी देगा, क्योंकि केंद्र त्रिकोण में जरूरी नहीं कि राहु शुभ फल दे। राहु उच्च का है, लेकिन गुरु चांडाल योग बना रहा है, इसलिए स्वतंत्र विचार का होगा। जिस भी जातक की कुंडली होगी, जातक स्वतंत्र विचार का होगा, सात्विक वृत्ति नहीं होगी। ये विकास तो करेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि धर्म के पथ पर चलते हुए करे, अनैतिक मार्ग का भी अनुसरण करेगा जातक, और शारीरिक कष्ट भी मिलेगा, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा जातक को। जातक का विवाद भी होगा, विवादों से भी घिरा हुआ होगा जातक। जातक उन्नति के मार्ग पर निरंतर प्रयत्नशील होगा, लेकिन साम दाम दंड भेद जरूर अपनाएगा जातक। और अगर क्षीण चंद्रमा है तो नुकसान भी करेगा, और भी नुकसान होगा, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक कष्ट तो अवश्य होगा, क्योंकि चंद्रमा साथ में बैठा, चंद्रमा मन है, माँ को कष्ट होगा, जातक मानसिक रूप से व्यथित होगा, और बड़े लोगों को, पिता को भी कष्ट मिलेगा, क्योंकि गुरु पिता का भी कारक होता है, तो माता पिता को भी कष्ट का योग बनेगा अगर इस प्रकार का योग है किसी जातक की कुंडली में। अब संपूर्ण विश्लेषण के लिए अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखनी पड़ेगी कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, मंगल की क्या पोजीशन है, शनि की क्या पोजीशन है। वृष लग्न की कुंडली है, बुध और शनि योग कारक हैं, अब इनकी क्या पोजीशन है कुंडली में। सूर्य की क्या पोजीशन है, सूर्य चतुर्थेश है, इसे भी देखना होगा, पिता का कारक सूर्य होता है, बृहस्पति भी पिता का कारक होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य की कहाँ पोजीशन है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन अगर इतना देखा जाए तो गुरु, राहु और चंद्रमा से मिश्र फल मिलेगा। कभी जातक बहुत उन्नति करेगा, कभी शत्रुता से, रोग से परेशान होगा, पारिवारिक कलह से परेशान होगा। ये सब स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जातक को। दर्शकों, अब हम आइए देखते हैं कि चंद्रमा की महादशा में यदि गुरु की अंतर्दशा हो तो उसका क्या फल होता है। आज हमारा विषय है कि यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है और उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है तो उसका क्या फल होगा। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा है। 4 बिंदुओं पर हम विश्लेषण करेंगे। यदि गुरु लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, स्वगृह में हो, स्व उच्च में हो, अपनी उच्च राशि में हो, लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, 1, 4, 7, 10 भाव में गुरु बैठा हो, या फिर के त्रिकोण में हो, 5, 9 में गुरु हो, स्वगृह में हो, अपने घर में हो। गुरु का घर कौन सा है, धनु और मीन, धनु या मीन में बैठा हो गुरु। सोच में हो, अपनी उच्च राशि में हो। गुरु की उच्च राशि कौन सी है, कर्क राशि है, कर्क राशि में गुरु बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। दर्शकों, यदि गुरु लग्न से केंद्र में है, स्वगृह में है, उच्च में है, तो राज्य से लाभ, घर में उत्सव, मांगलिक कार्य, वस्त्र आभूषण, राजा से, प्रशासन से आदर सम्मान मिलेगा जातक को। इष्ट देवता की प्रसन्नता से, इष्ट देवता की कृपा से, जिस देवता को अपना इष्ट मानता है जातक, उसकी कृपा से जातक का चतुर्मुख विकास होगा। धन, भूमि, वाहन हर प्रकार का उसे लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। और प्रशासन से, राजा से, आज के समय में राजा कौन है,
प्रशासन, शासन हमारा जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सरकार की तरफ से उसे हर कार्य की सिद्धि प्राप्ति होगी। सरकार की कृपा से हर कार्य की सिद्धि प्राप्ति होगी। जिस कार्य में लगा हुआ है, जो उसका लक्ष्य है, वो सरकार की कृपा से प्राप्त करेगा। यदि गुरु केंद्र में, त्रिकोण में, या अपनी उच्च राशि में, या स्वगृह में होगा तब। मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है। अब यहाँ देखिए बृहस्पति केंद्र में हो, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा हो, या फिर चतुर्थ भाव में हो, या अष्टम भाव में बृहस्पति हो, सब लग्न में हो, चतुर्थ में हो, या सप्तम भाव में हो, या दसम भाव में बृहस्पति हो केंद्र में, या त्रिकोण में हो, 5-9 में बृहस्पति हो, 5 और 9 में बृहस्पति हो, या फिर अपनी राशि में हो, धनु में बैठा हो, या मीन राशि में बैठा हो बृहस्पति, या अपनी उच्च राशि में बैठा हो, उच्च राशि कर्क राशि में यहाँ बृहस्पति बैठा हो। यदि इस प्रकार की स्थिति होगी, किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि बृहस्पति केंद्र में बैठा है, या त्रिकोण में बैठा हो, या अपनी उच्च राशि में हो, या स्वगृह में हो, तो अच्छा फल देगा। अच्छा फल किस प्रकार का अच्छा फल देगा? यदि जातक का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग बनेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे, स्त्री पुत्र को सुख प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन का सुख जातक को प्राप्त होगा, और जातक के अच्छे कार्यों से प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा उसे सहयोग प्राप्त होगा। सरकार की कृपा से उसके सब मनोरथ सिद्ध होंगे, सब मनोरथ सिद्ध होंगे। यदि गृह निर्माण करा रहा है तो जातक का घर बनेगा, और घर सुंदर घर बनेगा, अच्छा घर बनेगा, क्योंकि बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में है, अपनी अच्छी पोजीशन में है। दर्शकों, चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, यदि गुरु दशेश से 3-11 में हो, दशेश से 3-11 में हो, अर्थात चंद्रमा से तीसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो, चंद्रमा से तृतीय भाव में हो या 11वें भाव में हो। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की है, मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा चतुर्थेश होकर लग्न में हो या पंचम भाव में हो, केंद्र का स्वामी हो के त्रिकोण में हो, शुभ स्थिति में हो, अर्थात चंद्रमा शुभ स्थिति में हो। मान लिया कि मेष लग्न की कुंडली है किसी जातक की, कौन सी लग्न है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। किसी जातक की मान लिया मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा चतुर्थेश होकर के लग्न में बैठा हुआ है, या फिर पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा है। मान लीजिए नवम भाव में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, केंद्र का स्वामी होकर चंद्रमा त्रिकोण में बैठा हुआ है। यदि गुरु दशेश से 3-11 में हो, दशेश कहाँ बैठा हुआ है? महादशा किसकी है? चंद्रमा की। चंद्रमा से तीसरे भाव में हो, 1, 2, 3 यहाँ बैठा हो, चंद्रमा से तीसरे भाव में बैठा हो गुरु, या 11वें भाव में बैठा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ बैठा हो गुरु। महादशानाथ से अंतर्दशानाथ गुरु तीसरे भाव में या 11वें भाव में बैठा हो, तो क्या फल होगा? अन्न, वस्त्र आदि का सुख प्राप्त होगा। यदि जातक किसान है, खेती करता है, तो खेती में उसे अधिक उपज की प्राप्त होगी। अनुमानित लागत से अनुमानित आय से अधिक आय होगी जातक की। भ्रातृ सुख प्राप्त होगा, भाइयों का सुख जातक को प्राप्त होगा।
पराक्रम की वृद्धि होगी, धैर्यशाली होगा जातक, यज्ञ दान आदि का सुख प्राप्त होगा, यज्ञ आदि करने का अवसर प्राप्त होगा जातक को, और घर में मांगलिक कार्य होंगे। यदि जातक का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का उत्तम योग बनेगा, घर में मांगलिक कार्य होंगे और शासन प्रशासन से उसे सहयोग प्राप्त होगा। अर्थात यदि वह कंपटीटर है, तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उसे सफलता प्राप्त होगी। सरकार द्वारा हर प्रकार का सहयोग उसे प्राप्त होगा उसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यदि वह स्पोर्ट्समैन है तो सरकार उसकी सहायता करेगी, स्पोर्ट में सहायता करेगी ताकि वह अच्छे मेडल ला सके। यदि वह चिकित्सक है तो सरकार से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेगा अपने अच्छे गुणों से, अच्छी स्थान पर उसकी पदोन्नति होगी। यदि वह शिक्षा के क्षेत्र में है तो किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है तो वाइस चांसलर हो सकता है। यदि जातक उच्च कोटि का वकील है तो एक न्यायाधीश बन सकता है। शासन प्रशासन से उसे हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। कब? जब चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो और गुरु चंद्रमा से तीसरे या 11वें भाव में हो। अब यहाँ देखिए, चंद्रमा मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है। महादशानाथ भी अपनी अच्छी पोजीशन में मित्र की राशि में बैठा हुआ है और गुरु चंद्रमा से तृतीय भाव में है, लग्न से एकादश भाव में है। लग्न से एकादश लाभ स्थान में बैठा हुआ है गुरु। केंद्र त्रिकोण में तो अच्छा फल देता ही देता है गुरु, लेकिन यहाँ भी अच्छा फल देगा क्योंकि ये योग कारक है मेष लग्न के लिए गुरु और लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, तब यहाँ ये अच्छा फल देगा गुरु। और अगर एकादश भाव में है, महादशानाथ से 11वें भाव में है, तब भी लग्न से केंद्र में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी गुरु अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा। यदि जातक का विवाह नहीं हुआ तो विवाह का योग बनेगा, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होगा वो। दर्शकों, तीसरा बिंदु है, यदि गुरु 6, 8, 12 में हो, अस्त हो, नीच हो, पाप युक्त हो, तब क्या होगा। यदि गुरु लग्न से 6, 8, 12 में हो या अस्त हो या नीच राशि में हो या पाप युक्त हो तो क्या होगा। या फिर 6, 8, 12 में से किसी भाव में हो, अस्त भी हो, नीच राशि में भी हो और पाप ग्रह भी साथ में बैठे हो, ऐसी स्थिति हो तो क्या होगा। हमने मान लिया कि बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी होकर के और यहाँ 6ठे भाव में बैठा हुआ है, गुरु 6ठे भाव में बैठा हुआ या अष्टम भाव में बैठा हुआ या फिर द्वादश भाव में यहाँ बैठा हुआ। गुरु 6, 8, 12 भाव में हो, किसी भी भाव में बैठा हो, इन भाव में से 6, 8, 12 में। ऐसी स्थिति में गुरु क्या अच्छा फल देगा। यहाँ देखिए, भाग्येश है, त्रिकोणेश है, लेकिन खराब भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, इसलिए अच्छा फल इसे नहीं देना चाहिए, अच्छा फल नहीं देगा। लेकिन दर्शकों, अगर मेष लग्न की कुंडली है, अन्य लग्नों की तो जब विश्लेषण करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन मेष लग्न की कुंडली में गुरु त्रिकोण का स्वामी होने के साथ साथ द्वादशेश भी है। यदि द्वादशेश होकर के गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो आगे चल कर के ये अच्छा फल भी देगा। द्वादशेश होकर के गुरु 6ठे भाव में बैठा हुआ है तो विपरीत राजयोग बना रहा है। 6, 8, 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। अर्थात बहुत संघर्ष के बाद अंत में जातक को उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जहां वह पहुंचना चाहता है उससे अधिक उसे सफलता प्राप्त होती है। अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, क्योंकि 6, 8, 12 भाव खराब भाव माने जाते हैं, इसलिए संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा जातक को। अब यदि गुरु 6, 8, 12 में हो, अस्त हो, अगर गुरु अस्त हो, यहाँ पर गुरु अस्त हो जाए, 6, 8, 12 में तो है लेकिन अस्त है, ऐसी स्थिति में गुरु निर्बल होगा और निर्बल होगा
जरूरी नहीं कि अपने लक्ष्य पर सफल हो, क्योंकि निर्बल ग्रह जो अस्त ग्रह होता है वो कमज़ोर होता है, उसमें शक्ति नहीं होती। मैंने कहा था जैसे कोई टाइफाइड का पेशेंट हो तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, भले ही वो पहलवान हो, लेकिन उसकी पहलवानी उस समय काम नहीं देती, वो बिस्तर से उठ ही नहीं सकता। तो एक छोटे बच्चे के लिए भी वो पराजित हो जाता है, एक छोटे बच्चे से भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में। तो दर्शकों, यदि 6, 8, 12 भाव में बृहस्पति हो चंद्रमा की महादशा में, तो बृहस्पति खराब फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। वहाँ नीच राशि में हो, अपनी नीच राशि में बैठा हो, मान लीजिए बृहस्पति की नीच राशि कौन सी है? मकर। मकर में बृहस्पति नीच का होता है। बृहस्पति, अब यहाँ देखिए बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है लेकिन अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति केंद्र में होते हुए भी बहुत अच्छा फल नहीं देगा, खराब फल भी दे सकता है, क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। नीच का ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देता, तो यहाँ मध्यम फल देगा। केंद्र में है लेकिन नीच राशि में, इसलिए शुभ अशुभ दोनों फल देगा। यदि पाप युक्त हो बृहस्पति, 6, 8, 12 में हो या नीच राशि में हो या अस्त हो और पाप युक्त हो जाए, पाप ग्रह से युक्त हो, मान लीजिए यहाँ शनि बैठा हो बृहस्पति के साथ में, लग्न से 6ठे भाव में बृहस्पति है और शनि हो, अब त्रिकोण का स्वामी है, 6ठे भाव में चला गया और शनि से युक्त हो गया। बृहस्पति अस्त है, निर्बल भी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति खराब फल देगा, अच्छा फल नहीं देगा। त्रिकोण का स्वामी होने के कारण कुछ न कुछ तो राहत रहेगी, लेकिन बहुत अच्छा फल बृहस्पति नहीं देगा, यहाँ खराब फल भी देगा। जातक शत्रु से परेशान होगा, शत्रुओं से घिरा हुआ होगा, रोग व्याधि घेरे रहेंगी, कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगा जातक, क्योंकि पापक ग्रह साथ में बैठा हुआ है। दर्शकों, यदि गुरु अष्टम भाव में हो, त्रिकोण का स्वामी हो कि तब भी यही स्थिति बनेगी। अगर खराब पाप फलप्रद भाव का स्वामी हो कि बृहस्पति पाप भाव में बैठा हो, तब क्या होगा? मान लीजिए कि बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि में यहाँ बैठा हुआ, अपनी नीच राशि में, नीच राशि में बैठा हुआ है। बृहस्पति अष्टम भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है, तब क्या फल होगा? और अगर अष्टम भाव में नीच राशि में हो, पाप ग्रह से दृष्टयुत हो जाए, तब क्या फल होगा? बृहस्पति मकर राशि में अष्टम भाव में हो तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कौन सी लग्न होगी? मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में बृहस्पति मकर राशि में अष्टम भाव में होगा, यदि किसी जातक की मिथुन लग्न होगी तो मान लिया कि किसी जातक की मिथुन लग्न की कुंडली है और बृहस्पति अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में बैठा है। अब यहाँ देखिए बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश है, केंद्र का स्वामी है, लेकिन सप्तमेश होने के कारण मारक भी है, मार्केश भी है, और अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। तो दर्शकों, क्या ये अच्छा फल देगा? यहाँ पर ये अच्छा फल नहीं देगा। चंद्रमा की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा होगी, ऐसी चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा शुभ स्थिति में हो चाहे अशुभ स्थिति में हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है स्वगृही होके, चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा होगी तो बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मार्केश है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में पिता को कष्ट होगा। बृहस्पति पिता का कारक होता है, बड़े भाई का कारक होता है, इनको कष्ट होगा। जहाँ पर सर्विस कर रहा है, सेवा में है, वहाँ से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र होना पड़ सकता है या पदावनति हो सकती है। मानसिक क्लेश मिलेगा जातक को, घर में कलह होगी, अनेक प्रकार के कष्ट जातक को भोगने को मिलेगा। यदि
अष्टम भाव में या छठे भाव में या 12वें भाव में अपनी नीच राशि में बृहस्पति बैठा हुआ है, खराब बैठा, अस्त है, केंद्र में भी अच्छी पोजीशन नहीं है। यदि पाप फलप्रद भाव का स्वामी है, मान लीजिए बृहस्पति, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मान लीजिए किसी जातक की तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति, तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? 12वें भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए बृहस्पति तृतीयेश और खष्ठेश है और 12वें भाव में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 में, लग्न से 6, 8, 12 में बृहस्पति बैठे चंद्रमा की महादशा में तो खराब फल देता है, हर प्रकार का कष्ट मिलता है, पुत्र को कष्ट मिलता है, पिता को कष्ट मिलता है, जातक को संताप होता है, घर में क्लेश होता है, रोग व्याधियों से घिरा होता है, शत्रु से घिरा होता है जातक। लेकिन अगर यही बृहस्पति एकादश भाव में हो तब क्या होगा? वही पोजीशन होगी लगभग, क्योंकि तृतीयेश और खष्ठेश है और बृहस्पति लाभ स्थान पर है, मित्र की राशि में यहाँ बैठा हुआ है, एकादश भाव में है। लाभ की स्थितियाँ कुछ बनेंगी, लेकिन कुछ न कुछ परेशानियाँ अवश्य रहेंगी, क्योंकि पाप फलप्रद भाव का स्वामी है और पाप फल स्थान पर बैठा हुआ है। एकादश भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता, एकादश भाव में बैठा हुआ, ऐसी स्थिति में भी बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देगा, मध्यम फल देगा, क्योंकि मित्र की राशि में है, लाभ स्थान पर है, इसलिए कुछ लाभ भी देगा, कुछ अच्छा फल भी देगा। यदि शुक्र लग्न या दशापति से 6, 8, 12 में हो, निर्बल हो। अब देखिए चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का विश्लेषण हो रहा है, लेकिन शुक्र भी देखा जाएगा। जहाँ चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का फल देखना है, वहाँ हम शुक्र की स्थिति भी देखेंगे कि शुक्र की क्या पोजीशन है। यदि चंद्रमा से गुरु यदि लग्न से 6, 8, 12 में है, निर्बल है, अस्त है गुरु, लेकिन शुक्र अपनी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा या स्वगृह में है, ऐसी स्थिति में बृहस्पति अगर अपनी खराब पोजीशन में है तब भी जातक को कुछ न कुछ राहत शुक्र प्रदान करेगा। यदि शुक्र लग्न या दशापति से 6, 8, 12 में हो, निर्बल हो, तो आरंभ में शुभ फल मिलेगा, अंत में कष्ट उसे जातक को मिलेगा। यदि शुक्र लग्न या दशापति से 6, 8, 12 में हो, शुक्र मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, शुक्र कहाँ बैठा हो? लग्न से या दशापति से 6, 8, 12 में हो, मान लीजिए छठे भाव में यहाँ शुक्र बैठा हुआ है। अब लग्न से भी छठे भाव में है शुक्र और दशापति से भी 6, 8, 12 में हो, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, निर्बल हो, शुक्र निर्बल हो, यहाँ तो अपनी उच्च राशि में शुक्र बैठा हुआ है, लेकिन उच्च राशि में न हो करके अपनी नीच राशि में मान लीजिए बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, शुक्र 12 भाव में बैठ जाए, तब क्या होगा? अगर शुक्र उच्च का होगा तो मध्यम फल देगा, चंद्रमा से छठे भाव में है, महादशानाथ से छठे भाव, लग्न से छठे भाव में है, खराब फल देगा, यहाँ देना चाहिए, लेकिन अपने उच्च राशि में है इसलिए अच्छा फल भी देगा। ये लग्नेश है, छठे भाव में उच्च का होकर बैठा है, इसलिए यहाँ अच्छा फल भी देगा ही देगा, खराब फल भी देगा, क्योंकि शुभ ग्रह है। शत्रु अवश्य होंगे, जातक के शत्रु अवश्य होंगे, और ये कटु सत्य है कि कोई उन्नति करने लगता है तो शत्रु उसके बढ़ते हैं, तो शत्रुओं की अधिकता होगी, लेकिन जातक सफल होगा। यदि लग्नेश होकर 12वें भाव में अपनी नीच राशि में शुक्र बैठा हो अपनी नीच राशि में, तो बृहस्पति की पोजीशन भले ही अच्छी हो, लेकिन
फिर भी जातक को कष्ट मिलेगा। आरंभ में कुछ फल अच्छा मिलेगा लेकिन अंत कष्टपूर्ण होगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसलिए जब भी हम चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा का विश्लेषण करें तो शुक्र पर भी नज़र डालें कि शुक्र की क्या पोजीशन है। यदि शुक्र और बृहस्पति दोनों अच्छी पोजीशन में हैं तो निश्चित रूप से राजयोग कारक होगा। जातक उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और धन धान्य से परिपूर्ण होगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा जातक को। यदि गुरु द्वितीयेश या सप्तमेश हो तब क्या होगा? गुरु द्वितीयेश या सप्तमेश हो, गुरु द्वितीयेश या सप्तमेश हो करके अगर कहीं मान लीजिए 9 गिनती यहाँ पर है, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु द्वितीयेश होगा और पंचमेश होगा 9, 10, 11, 12, 1। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु द्वितीयेश हो करके मान लीजिए अष्टम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ। ऐसी स्थिति में क्या होगा? गुरु मार्केश है, द्वितीय भाव का स्वामी है, त्रिकोणेश भले ही ये है लेकिन मार्केश होने के कारण खराब फल देगा, कष्ट देगा। यदि यहाँ पाप ग्रह से युत हो जाए गुरु, यहाँ पर गुरु राहु से मान लीजिए युत हो जाए या मंगल से युत हो जाए, मंगल की दृष्टि हो जाए इस पर, मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मंगल लग्नेश है, पंचम भाव में बैठा है मजबूत स्थिति में, लेकिन पापक ग्रह होने के कारण गुरु पर मंगल की चतुर्थ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु राहु के साथ में बैठा हुआ है, पूरी तरह से पाप प्रभाव में है। मार्केश है गुरु, द्वितीयेश होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, पाप ग्रह के साथ में है, पाप ग्रह से दृष्ट है। ऐसी स्थिति में मृत्युवत कष्ट जातक को मिल सकता है। इसकी शांति का उपाय क्या करें? बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जप कराएं, स्वयं ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें, दशांश हवन करें। बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें, केले के जड़ की पूजा करें, केले के वृक्ष की पूजा करें और भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आदि जो कुछ भी संभव हो करें और शिव आराधना करें, शिव सहस्त्र नाम का जप करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें तो सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, कष्टों का निवारण होगा। बृहस्पति चूँकि सौम्य ग्रह है, बृहस्पति के लिए स्वर्ण दान किया जाता है। यदि बृहस्पति से मृत्युवत कष्ट मिल रहा है, किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग है जहाँ मृत्युवत कष्ट है दुर्घटना से, बीमारी से, ऐसी स्थिति में सुवर्ण का दान करने से लाभ होगा, अरिष्टों का शमन होगा और सुख शांति की प्राप्त होगी। यदि बृहस्पति सप्तमेश है तब भी वही पोजीशन होगी। मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति सप्तमेश है, मीन राशि है, अब मीन का स्वामी होकर के अष्टम भाव में है, सप्तमेश होकर के अष्टम भाव में बृहस्पति राहु के साथ बैठा है, यहाँ भी मार्केश है, मार्केश होकर के राहु के साथ बैठा है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भी उपाय करना आवश्यक है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, स्वर्ण का दान करें, बृहस्पतिवार व्रत रखें आदि उपाय अवश्य करें ताकि कष्टों का शमन हो और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। दर्शकों, ये रही चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा का फल। आशा है आप सब वीडियो देखते होंगे, पूरा वीडियो देखें, उपाय भी करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है तो देखें कि बृहस्पति और चंद्रमा की क्या पोजीशन है। यदि दोनों अच्छी पोजीशन में हैं तो शुभ फल होगा, लेकिन यदि खराब पोजीशन में दोनों हैं तो निश्चित रूप से कष्ट भी मिलेगा। उस कष्ट के निवारण के लिए बृहस्पति के लिए उपाय करें, शांति का उपाय करें, दान करें, जप करें, जो भी यथासंभव
हो सके अवश्य करें, ताकि शुभ सौभाग्य की प्राप्ति हो और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें।